प्यारे बच्चों, अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको बोला हुआ है द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 4 बैट्स। उन्होंने 4 तो बैट बाई करे एंड 1 बॉल फॉर ₹2050 और 1 बॉल को बाई किया है। 4 तो बैट बाई किए हैं और 1 बॉल बाई की है और इनका जो पेमेंट हुआ है वो हुआ है 2050। ओके, लेटर शी बाईज 3 बैट्स। उसके बाद उन्होंने बाद में 3 बैट बाई किए हैं एंड 2 बॉल बाई किए हैं, 2 बॉल बाई की हैं और उसकी जो पेमेंट हुई है वो 1600 रुपीज़ हुई है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। आपको सिंपल लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर किस तरीके से करा जा सकता है, मैं आपकी मदद करता हूँ। देखिए किस तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर 27 में अब जब हम शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले 1 बैट की कॉस्ट को अज्यूम करेंगे, साथ के साथ हम 1 बॉल की बैट को भी अज्यूम करेंगे। तो हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू X रुपीज। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, कॉस्ट ऑफ 1 बैट। मैंने अज्यूम किया कि जो 1 बैट है उसकी जो कॉस्ट है वो कितने रुपीज़ अज्यूम करी है, X रुपीज़ अज्यूम करी। कितने रुपीज़, X रुपीज़। एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, इसको मैंने अज्यूम किया आप सब लोगों के लिए Y रुपीज़। कितना अज्यूम किया, Y रुपीज़। अब जो केस फर्स्ट था उसमें जो कोच थे उन्होंने जो बाई किया है क्रिकेट टीम के लिए 4 बैट्स बाई किए। कितने बैट्स बाई किए, 4 बैट। तो कॉस्ट ऑफ 4 बैट्स प्लस कॉस्ट ऑफ 1 बॉल कितनी बाई करी उन्होंने, 1। और जब उन्होंने पेमेंट करी तो वो पेमेंट हुई 2050 रुपीज़ की। कितने रुपीज़ की पेमेंट हुई है, 2050। अब देखो 1 बैट की जो कॉस्ट है उसको मैंने क्या अज्यूम कर रखा है, 1 बैट की कॉस्ट है X और मुझे कितने बैट की कॉस्ट लिखनी है, 4। तो जो 1 बैट की जो कॉस्ट है उसको मैं 4 से क्या कर लूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। तो 4 × X। ऐसे ही आपको देखो 1 बॉल की कॉस्ट और 1 बॉल की कॉस्ट आपने डायरेक्टली क्या अज्यूम कर रखी है, Y। तो आप डायरेक्टली Y लिखेंगे और टोटल पेमेंट कितनी करेंगे, 2050। और ये इस तरीके से आपकी इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म हो जाएगी, 4X + Y = 2050। इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद आप इक्वेशन नंबर 2 मतलब फाइंड करने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से कर सकते हैं, तो देखो जो केस सेकंड था उसके लिए उन्होंने आपको बोला है, केस सेकंड के लिए आपने कितने बैट बाई करे केस सेकंड में, 3 बैट। तो आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स प्लस, और जो बॉल उन्होंने बाई करी है उनकी काउंटिंग अब कितनी हो गई है, 2 बॉल्स। तो आप यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 2 बॉल्स। और आपने जो टोटल पेमेंट करनी है वो कितनी करनी है, 1600 रुपीज़ करनी है। अब देखो 1 बैट का कॉस्ट कितना था, X। तो 3 बैट्स का क्या हो जाएगा, 3 × X। 1 बॉल कितने रुपीज़ की आ रही है, Y। तो 2 बॉल कितने की आ जाएंगी, 2 × Y। और फाइनली आप आंसर में लिखेंगे 1600। तो आपका जो आंसर है ये कुछ इस तरीके से बनेगा, 3X + 2Y = 1600। इक्वेशन नंबर हो गई ये 2। अब आपको क्या करना है, अब आपको एलिमिनेशन मेथड की मदद से, कौन से वाले मेथड की मदद से, एलिमिनेशन मेथड की मदद से आपको अपना ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। अब एलिमिनेशन में सबसे करूँगा Y वेरिएबल का। सबसे पहले मैं एलिमिनेशन Y वेरिएबल का करना चाहता हूँ क्योंकि वो इजीली एलिमिनेट हो सकता है। कैसे, देखते जाइए किस तरीके से करेंगे। तो हम एक सेंटेंस फॉर्म करेंगे और इस सेंटेंस में लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 को मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ किससे, 2 से, जिससे कोफिशिएंट ऑफ Y वेरिएबल दैट विल बी सेम इन बोथ द इक्वेशंस। देयरफॉर द इक्वेशन रिड्यूसेज टू द फॉर्म ऑफ, ये जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी। अब आप इक्वेशन नंबर 1 के LHS में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8X + 2Y =
जब आप 2 का मल्टीप्लाई इस एक्सप्रेशन में करेंगे, 2050 से आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4100। इस तरीके से आप इसे रिड्यूस कर सकते हैं। और आपको साथ के साथ ही रिड्यूस करना है, बताओ रिड्यूस करना है या नहीं सेकंड इक्वेशन को, तो आप बोलेंगे नहीं सुमित हमें सेकंड इक्वेशन को रिड्यूस नहीं करना। इसके आगे आप लिख देना फ्रॉम। इसके बाद आप इस एक्सप्रेशन को थोड़ा और सॉल्व करेंगे कुछ इस तरीके से। इसके नीचे आप लिखेंगे सेकंड इक्वेशन को 3x + 2y दैट इज इक्वल टू 1600। अब देखो जो इक्वेशंस हैं उनके कोफिशिएंट, y वेरिएबल वाला जो कोफिशिएंट है वह सेम हो गया है, तो अब आप सॉल्व करने के लिए इसमें एलिमिनेशन यूज कर सकते हैं। अब आप क्या यूज कर सकते हैं, एलिमिनेशन। तो अब आप साइन चेंज कर दो। जब आप साइन चेंज करेंगे तो इन सब के प्लस वाले साइन माइनस हो जाएंगे और ये सब एक दूसरे को सिंप्लीफाई कर देंगे। ओके, अब आप 8x से 5x को माइनस करेंगे, आपका आंसर आएगा 5x इज इक्वल टू 0 से 0 माइनस हो जाएंगे। और आप 11 से 6 माइनस करेंगे, तो 11 से जब आप 6 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5। फिर आप 3 से 1 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2। और यहाँ से जब आप x वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको ऑब्टेन होगा 2500, दैट शुड बी डिवाइडेड बाई 5, देन यू विल गेट 500। 500 जो आया है ये x का वैल्यू आया है, और x आपने क्या अज्यूम किया था, कॉस्ट ऑफ 1 बेट। तो आपको 1 बेट का कॉस्ट ऑब्टेन हो गया है और ये कितना हो गया है, 500। ओके, अब आपको y वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है, तो आप इक्वेशन नंबर 1 में इस x वेरिएबल की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। तो अब आप इक्वेशन नंबर 1 में x के प्लेस पर 500 पुट कर दो। तो इसके बाद हम इसे इस तरीके से कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी कैन राइट इट एज 4 × 500 प्लस y दैट इज इक्वल टू 2050। जब आप सॉल्व करेंगे तो देखो 500 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम 2000 प्लस y दैट शुड बी इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो आप बोलेंगे ये इक्वल हो जाएगा 2050 के। किसके इक्वल हो जाएगा, 2050 के। इसके बाद अब आप साइड चेंज कराएंगे, तो जब आप साइड चेंज कराएंगे तो 2050 से माइनस होगा 2000, और इसका जो आंसर आएगा ये आ जाएगा 50। कितना आ जाएगा, 50। अब आप यहाँ से क्रिकेट बॉल का कॉस्ट और क्रिकेट बैट का कॉस्ट, दोनों का कॉस्ट आप राइट कर सकते हैं। तो आप राइट कर सकते हैं इस आंसर को इस तरीके से, यहाँ से आगे द कॉस्ट ऑफ, इसको ग्रीन पेन से लिखते हैं, तो आप लिख सकते हैं सो द कॉस्ट ऑफ क्रिकेट बैट। यहाँ से जो क्रिकेट बैट का जो कॉस्ट आया है वो कितना आ चुका है, 500 रुपीज। यूनिट जरूर लिखें, यूनिट के मार्क्स कट जाते हैं कभी कभी। एंड द कॉस्ट ऑफ क्रिकेट बॉल का जो कॉस्ट आया है ये कितना आ गया है प्यारे बच्चों, तो आप बोलेंगे सुमित ये 50 रुपीज़ आया है। कितना आया है, 50 रुपीज़। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, डायरेक्ट दे रखी है, आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका ऑप्शनल जो पार्ट है अब उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले उसकी रीडिंग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसका ऑप्शनल पार्ट। तो इसका ऑप्शनल पार्ट देखते हैं। इसके ऑप्शनल पार्ट में आपको बोला हुआ है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 27 नहीं था, ये 28 था। ओके, तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन नंबर 28 है। अब आप देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28 का जो बी पार्ट है उसको देखते हैं। अब उन्होंने बोला है ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स्ड चार्ज, एक फिक्स्ड चार्ज है, अज्यूम कर लेते हैं x, एंड फॉर द फर्स्ट 3 डेज, यानी ये जो फिक्स चार्ज है वो कितने दिनों के लिए, 3 डेज के लिए, ठीक है। एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, और उसके बाद हर दिन के लिए एडिशनल चार्ज आपको पे करने होंगे। सरिता पेड 27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। अब देखो सरिता ने 27 पे करे हैं,
कितने दिनों के लिए करें? 7 डेज। अब 7 डेज को आप ब्रेक कर लो, 3 + 4। अब जो 3 डेज होंगे उनके लिए तो पेमेंट हुई है x, और 4 डेज के लिए पर डे y के हिसाब से अगर आप पे करो तो 4y, और इन दोनों का जो सम है वो कितना आया है आपके लिए? 27। फिर आगे बोलते हैं वाइल सुजी पेड 21 रुपीज़ फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। और जो सुजी है वो पे करती है इसके लिए 21 रुपीज़ फॉर कीपिंग द बुक 5 डेज। तो अब 5 डेज को भी आप ब्रेक करेंगे, तो 5 डेज को किस तरीके से करेंगे? 3 + 2। 3 डेज के लिए फिक्स चार्ज आप एक्स पे करेंगे, और जो देयर आफ्टर आपने पर डे का जो चार्ज था वो वाई था। आपने 2 डेज तक बुक को कैप्ट करा तो आपको कितना पे करना पड़ेगा? एक्स तो फिक्स चार्ज पे करना पड़ेगा 3 डेज वाला, और 2 डेज आपने उसको एडिशनल रखा तो उसके लिए भी आपको पे करना पड़ेगा, तो 2y। और टोटल जब आप सम अप करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 21। कितना आ जाएगा? 21। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे। अब आपको फिक्स चार्ज बताना है और एडिशनल चार्ज पर डे बताना है। तो देखो इसका मैंने इक्वेशन फॉर्मेशन वाला काम तो आपके लिए कर ही दिया है, बस आपकी इसकी राइटिंग रह गई है, तो उसको देख लेते हैं किस तरीके से करेंगे। शुरू करते हैं इसके बी पार्ट को। इसके बी पार्ट में सबसे पहले हमें थोड़ा सा लैंग्वेज को राइट करना होगा, है ना, क्वेश्चन में जो गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 28 में हम सबसे पहले राइट करेंगे लेट फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज, लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डेज इज इक्वल टू x रुपीज़। ये कितना है अज्यूम किया है? x रुपीज़ अज्यूम किया है फर्स्ट 3 डेज का चार्ज। फिर उसके बाद एडिशनल चार्ज पर डे, पर डे वर्ड आपको जरूर लिखना है, एडिशनल चार्ज पर डे, एडिशनल चार्ज पर डे आफ्टर 3 डेज, आफ्टर 3 डेज दैट इज इक्वल टू y रुपीज़। अब देखो उन्होंने केस फर्स्ट में जो बुक रखी थी सरिता ने, वो कितने दिन तक रखी थी बोलो? तो आप बोलेंगे सुमित वो बुक जो उन्होंने रखी थी वो 7 डेज तक रखी थी। कितने डेज तक रखी थी? 7 डेज तक। तो कैसे पे किया होगा, है ना? तो किस तरीके से पे किया होगा सरिता ने? 7 डेज तक उन्होंने अपने आप पास बुक को रखा, 7 डेज बुक को कीप किया, है ना। अब 7 डेज रीडिंग करने के बदले में पेमेंट कितनी हुई, है ना? तो पेमेंट इस तरीके से करी जाएगी। 3 डेज के लिए तो क्या देंगे वो? 3 डेज के लिए तो वह पे करेगी फिक्स चार्ज। क्या पे करेगी? फिक्स्ड चार्ज। और रिमेनिंग 4 डेज के लिए वह एडिशनल चार्ज पे करेगी। क्या पे करेगी? एडिशनल चार्ज। और ये दोनों चार्जों का जब आप प्लस कर दोगे तो आपको टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल पेमेंट या टोटल चार्ज पे करना होगा। अब फिक्स चार्ज के लिए तो एक्स वेरिएबल यूज हुआ है, और एडिशनल चार्ज पर डे का है, तो 4 डेज का कितना हो जाएगा? 4 × y। और ये जो टोटल पेमेंट हुई है ये कितनी हुई है? 27। कितनी हुई है? 27। और इस तरीके से आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। अब ये तो सरिता वाला केस कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में जो दूसरा मेंबर है उसका नाम है सुजी, है ना। तो अब आपको उनके लिए भी इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप केस सेकंड में आप इसको सॉल्व करेंगे कुछ इस तरीके से। तो अब देखो केस सेकंड में सुजी ने कितने दिन तक अपने पास बुक को रखा? तो सुजी पेड 21 रुपीज़ फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। उन्होंने 5 डेज तक अपने पास बुक को कीप किया है, 5 डेज तक, 5 डेज। अब 5 डेज का पेमेंट किस तरीके से होगा? तो आप बोलेंगे कि पहले की तरह फर्स्ट 3 डेज के लिए तो क्या पेमेंट होने वाली है? फिक्स, यानी आपको फिक्स चार्ज पे करना है। क्या पे करना है? फिक्स चार्ज। और रिमेनिंग 2 डेज के लिए आपको क्या पे करना पड़ेगा? रिमेनिंग 2 डेज के लिए आपको एडिशनल चार्ज पे करना होगा। क्या पे करना होगा? एडिशनल चार्ज। और इन दोनों का जब आप सम करोगे, टोटल करोगे, तो आपको कितना आंसर पे करना है?
आपको क्या वैल्यू पे करनी पड़ेगी? तो सुजी को पे करना पड़ा है टोटल 21 रुपीज़। कितना रुपीज़? 21 रुपीज़। अब फिक्स चार्ज कितना था? वेरिएबल एक्स था। एडिशनल चार्ज पर डे के हिसाब से था और उन्होंने 2 डेज तक बुक को रखा तो 2y हो जाएगा। और आपको पेमेंट कितनी करनी है? 21। इस तरीके से आपकी इक्वेशन नंबर आ जाएगी 2। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड की मदद से इजी वे में क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ से आगे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से आप इस तरीके से लिख सकते हैं x + 4y = 27, दैट इज इक्वल टू x + 2y = 21। अब देखो जो x वेरिएबल है उसका जो गिवन इक्वेशंस हैं उनमें आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, उनका कोफिशिएंट सेम आ रहा है। दैट मीन्स अगर आप इसे प्लस करोगे तो आपका वेरिएबल एलिमिनेट नहीं होगा, तो आपको क्या करना होगा? माइनस करना होगा। तो अब हम इसको माइनस करते हैं और देखते हैं किस तरीके से चीज़ें सॉल्व होने वाली हैं। माइनस माइनस माइनस, और जब हम इसको और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा। 4y से 2y जब आप माइनस करोगे देन यू विल गेट 2y हियर। आफ्टर दैट 7 से आप 1 माइनस करोगे आपका आंसर 6 आएगा। 2 से 2 माइनस करोगे 0 हो जाएगा। y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 3। यानी जो पर डे बुक कीप करने का एडिशनल चार्ज था वो आपको एक दिन का कितना पे करना है? 3 रुपीज़। अब आपको पता करना है कि इसका फिक्स चार्ज कितना था। तो आप इक्वेशन नंबर 2 में इस वैल्यू को पुट कर दो। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में मैंने y का वैल्यू क्या पुट करा है? 3। तो आपका आंसर आएगा x + 2 × y का वैल्यू है 3 और ये आ रहा है 21। ओके, फिर आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, इसके बाद 21। फिर इसके बाद आप थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 21 - 6 और आपका आंसर आएगा 15। दैट मीन्स फर्स्ट 3 डेज तक अगर आप बुक को कीप करते हो, बुक को रखते हो, रीडिंग करते हो तो आपको 15 रुपीज़ पे करने हैं। अब आपने आंसर फाइंड कर लिए, लेकिन आपको ये लास्ट में आंसर सेंटेंस की फॉर्म में राइट करना होगा। सो फिक्स्ड चार्ज ऑफ बुक इज इक्वल टू 15 रुपीज, वेयर एज एडिशनल चार्ज पर डे इज इक्वल टू 3 रुपीज। जो आपने एडिशनल चार्ज फाइंड किया है वो 3 रुपीज़ पर डे है और जो फिक्स चार्ज है वो आपके लिए कितना आ गया है? 15 रुपीज़ आ चुका है। इस तरीके से आप इस कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये भी बहुत इजी प्रॉब्लम थी, आपकी एनसीईआरटी बुक में इस तरीके की प्रॉब्लम्स डायरेक्ट दे रखी हैं। तो अगर आपने अच्छी तैयारी करी है तो आप इन सारे क्वेश्चंस को बहुत ही ईजी वे में सॉल्व कर सकते हो। और इस तरीके का अगर आपका बोर्ड एग्जाम पेपर आता है तो आप डेफिनेटली 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। आप सब बच्चे विश्वास के साथ तैयारी करते रहिए, आपके 100% अच्छे मार्क्स आएंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में उन्होंने आपको बोला है ए सर्कल टचेज ऑल द 4 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब एक सर्कल है, वो एक क्वाड्रिलेटरल ABCD की सारी साइडों को टच करता है। जैसे एक सर्कल बनाया, ये एक क्वाड्रिलेटरल बनाया और ये इसकी सारी साइडों को क्या करता है? टच करता है। क्वाड्रिलेटरल का जो नेम है वो क्या दे रखा है इस क्वेश्चन के लिए? तो आप इसकी रीडिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या दे रखा है आपको। ABCD दे रखा है। आपने एक रफ डायग्राम इस तरीके से जल्दी से बना लिया। अब आपको प्रूफ करना है AB + CD = AD + BC। ये भी NCERT की एक्सरसाइज 10.2 की प्रॉब्लम है, डायरेक्ट बुक से ही आई हुई है। कुछ भी नहीं होता है इस क्वेश्चन में, आपको 10.2 थ्योरम इसमें यूज करनी है। जितने भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं उनको आप मार्क कर लो, PQRS सिर्फ आपको मार्क करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। और आपको बोलना है कि कोई भी सर्कल है, इसके अगर एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए हुए टेंजेंट होंगे तो उनका लेंथ आपस में क्या होगा? इक्वल। बस इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आप इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से सॉल्व करेंगे?
देखते हैं, है ना। तो नेक्स्ट पेज पर मैं आपको इसका सोल्यूशन कंप्लीट करवाता हूँ, तो आप देखते रहिए। अब क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन कौन सा था, तो आपको क्वेश्चन नंबर 29 का जो मैंने डायग्राम था वो अभी आपके लिए फॉर्म कर लिया है ना। अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसे देखते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब आप सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल की नेम मेंशन करेंगे, ए, बी, सी और डी, और जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भी आप मेंशन करेंगे। तो इनको आप मेंशन करेंगे पी, क्यू, आर एंड एस। इसके बाद आप टू प्रूव लिखेंगे। आपको प्रूव क्या करना था इस सवाल में, आपको प्रूफ करना है टू प्रूव इज इक्वल टू, तो टू प्रूव में आपको करना है ए बी प्लस सी डी ये इक्वल होगा ए डी प्लस बी सी के। ये आपको प्रूफ करके बताना है। मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप बहुत इजी वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे मैं आपकी हेल्प करता हूँ। अब आप इसका प्रूफ सेंटेंस लिखेंगे। तो प्रूफ में सबसे पहले आप 10.2 थ्योरम का स्टेटमेंट लिखेंगे, और वो क्या था, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, बाहर वाले पॉइंट से ड्रॉ की हुई टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ए से टेंजेंट जब आप ड्रॉ करोगे, किससे, पॉइंट ए से, तो ए पी और ए एस इन दोनों की टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। सिमिलर वे में आप राइट कर सकते हैं कि बी से ड्रॉ की हुई टेंजेंट बी पी और बी क्यू, इनकी भी लेंथ आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। इसी तरीके से सी से ड्रॉ की हुई टेंजेंट सी आर और सी क्यू, इन दोनों की भी लेंथ इक्वल होगी, है ना। तो इसको भी मेंशन कर देते हैं। इसी तरीके से एक लास्ट पॉइंट डी आर और डी एस, इन दोनों की भी लेंथ जो होगी वो क्या होने वाली है, इक्वल होने वाली है। अब इन जो टेंजेंट की लेंथ को लिखा गया है उसमें एक खास पैटर्न को ध्यान में रख के लिखा गया है। लिखा इस तरीके से गया है कि ए पी के साथ किसे ऐड करा गया है, बी पी को। फिर आगे जब हमने राइट किया तो इसको इस तरीके से लिखा कि सी आर के साथ कौन आए, डी आर आए, और ये सारे एल एच एस में आए। ये सारे पार्ट्स किस में आए, एल एच एस में आए। तो आप देख पा रहे हैं ये सभी एल एच एस में लिखे हैं। आपको भी इसी तरीके से करना है। अब आप इनको ऐड करेंगे। तो ऐड इक्वेशन नंबर 1 2 3 4, ऐड इक्वेशन नंबर 1 + 2 + 3 + 4। हम ऑल 4 इक्वेशंस को क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। और जब मैं ऐड करूँगा तो इनकी LHS आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड, AP + BP। ऐसे ही CR और DR भी क्या होगा, ऐड होगा। और इनके RHS में जो आंसर हैं वह भी आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे। तो AS + BQ + CQ + DS, इस तरीके से चीज़ें ऐड होंगी। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, AP और BP को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे ज्योमेट्रिकली, यानी आप डायग्राम में देखकर ऐड करेंगे। तो AP और BP को जब आप ऐड करेंगे तो इसका नेम हो जाएगा AB। इसका नेम क्या हो जाएगा, AB। तो आप इसके नेम को मेंशन करेंगे कि इससे जो आने वाला नेम है वो है AB। इसी तरीके से आप थोड़ा सा और एफर्ट करेंगे, CR और DR को आप ऐड करेंगे, CR और DR इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो इसका आंसर आने वाला है CD। सिमिलर वे में आप AS के साथ किसे ऐड कर सकते हैं, DS को। आप डायग्राम में देखेंगे AS और DS ऐड हो सकते हैं, AS और DS। और जब आप ऐड करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, AD। इसका आंसर क्या आ जाएगा, AD। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं AD।
ऐसे ही आप बी क्यू और सी क्यू को ऐड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा बी सी। और जो आपको प्रूफ करना था वो इजी वे में प्रूफ हो जाएगा, इसमें ज़्यादा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एनसीईआरटी की बेसिक प्रॉब्लम है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है आई थिंक। और जब आप पेपर में इस तरीके के क्वेश्चंस को करें तो पूरा एकदम फिगर अच्छे से आपको पेंसिल से ड्रॉ करने होंगे, है ना, और पेंसिल से ही मार्किंग करनी होगी। उससे आपको बेनिफिट भी रहता है, अगर कोई आपसे मिस्टेक होगी तो आप उससे चेंज या करेक्ट कर सकते हैं। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 30। चलो क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको प्रूफ करना है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो आपको ये जो एक्सप्रेशन है 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस थीटा ऑब्टेन होगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। हम इसकी LHS को सॉल्व करेंगे और RHS को ऑब्टेन करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। हम इसका रिवर्स भी कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम इसके LHS पार्ट को सॉल्व करें जिससे इजी वे में ये क्वेश्चन सॉल्व हो। किस तरीके से होगा देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो LHS है उसको राइट करते हैं सबसे पहले, क्वेश्चन नंबर 30, और इसके LHS को राइट करते हैं। इस पेज को थोड़ा लार्ज बना लेते हैं। तो ये था इसका LHS पार्ट था। क्या था इसका LHS, तो ये था आपके लिए कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। इसका आपको करना है स्क्वायर, इसका आपको क्या करना है स्क्वायर। ओके, अब देखो जो क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है उसमें बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन और कॉस अवेलेबल है। साइन तो नहीं है, उसमें कॉस है, तो आप इसे सबसे पहले इसी फॉर्म में चेंज करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। किस तरीके से कर सकते हैं देखते जाइए स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आप कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा। और कॉट थीटा को आप लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसका आप कर देंगे होल स्क्वायर। अब आप एलसीएम फाइंड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर। जो RHS मुझे चाहिए वो होना चाहिए 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस थीटा। उसको ऑब्टेन करने के लिए मैं इसमें अब एक्सपेंशन करूँगा। क्या करूँगा, एक्सपेंशन। तो इसके न्यूमरेटर पार्ट को मैं आपके लिए राइट करने वाला हूँ 1 माइनस कोस थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस थीटा, और इसकी डिनोमिनेटर में जो पोर्शन है उसको मैं लिखने वाला हूँ साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिखने वाला हूँ, साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद मैं इस आंसर को इस तरीके से मैनेज करूँगा 1 माइनस कोस थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को मैं राइट कर सकता हूँ आपके लिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का बेसिक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। चलो हमने इतना तो कर दिया, अब क्या करें। अब जो डिनोमिनेटर है उसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी फॉलो हो रही है, तो अब आप उसको एक्सपेंड कर दो। तो जब आप उसको एक्सपेंड करेंगे तो ये एक्सप्रेशन इस तरीके से सॉल्व होने वाला है। देखते जाइए कैसे होगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, और जब आप डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी ब्रेक करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो इसे आप राइट करेंगे 1 माइनस कोस थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस कोस थीटा। और जैसे ही ये आएगा वैसे ही आपको एहसास हो जाएगा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। क्यों, क्योंकि अब जो रिमेनिंग सेक्शन है उसको हम सिंप्लीफाई आसानी से कर सकते हैं। 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा को 1 टाइम क्या कर देगा, डिवाइड, और जो बचा हुआ पोर्शन होगा वही अपने आप में क्या होगा, आंसर। तो 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस थीटा। इस तरीके से आपका आंसर ऑब्टेन हो जाएगा। कोई भी इसमें भी डिफ़िकल्टी आपको नहीं आएगी। ये इज इक्वल टू हो गया आपका RHS। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, और सॉरी इसका भी बी पार्ट और है। इसका बी पार्ट, इसके ऑप्शनल पार्ट को भी हमें सॉल्व करना है। तो अब सबसे पहले हम इसके ऑप्शनल पार्ट की रीडिंग कर लेते हैं, है ना। तो इसके ऑप्शनल पार्ट में आपको बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है, काफ़ी पेजेज ऐड हो गए हैं इसमें। तो इसके ऑप्शनल पार्ट में आपको बोला हुआ है सेक
फिर इसका आपको मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस साइन ए, फिर उसका भी मल्टीप्लाई करना है सेक ए प्लस टेन ए से, और फाइनली आंसर क्या आ रहा है 1। ये आपको प्रूफ करना है। तो किस तरीके से कर सकते हैं, इसमें हम पहले तो करते हैं एक पेज ऐड और फिर इसको आंसर करेंगे हम। तो इसको आंसर कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले एक ब्लैंक पेज लेते हैं, डॉटेड, ओके, इसको साइज एनहेंस करते हैं और अब इसका आंसर राइटिंग शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो बी पार्ट है उसको देखते हैं, ऑप्शनल। इसकी सबसे पहले मैं आप सब लोगों के लिए LHS राइट करता हूँ। इसके LHS में क्या बोला हुआ है, सेक ए, इसका मल्टीप्लाई आपको करना है 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए, और फाइनल आंसर आना चाहिए 1 आना चाहिए। RHS है वो, इसको लिख ही लेते हैं एक बार, है ना, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इसके LHS पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब देखो प्यारे बच्चों, हमें पता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए आंसर क्या आता है, 1 आता है। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या आता है, 1 आता है। ओके, अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, सेक ए का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। किससे करेंगे, 1 से, तो ये हो जाएगा सेक ए। फिर आप सेक ए का मल्टीप्लाई ही किससे करेंगे, साइन ए से, तो ये हो जाएगा सेक ए मल्टीप्लाई साइन ए। और इसका जो सेकंड पोर्शन था या सेकंड एक्सप्रेशन था उसको आप नो चेंज रखेंगे, उसको वैसा ही रहने दो, सेक ए प्लस टेन ए। अब हमें आइडिया है कि कहीं ना कहीं ये आंसर सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की तरफ जाएगा। अब जाएगा तो किस तरीके से जा सकता है ये, अब हमें ये जो सेक ए लिखा है जिसको मैंने अभी अंडरलाइन किया उसे आप कॉस ए की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। सेक और कॉस एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। तो अगर मैं इस रूल को यूज करूं तो मैं इसे लिख सकता हूं सेक ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, और फिर आ जाएगा ये सेक ए प्लस टेन ए। इसके बाद आप सॉल्व करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा सेक ए माइनस साइन अपॉन कॉस। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10, और उसके बाद आएगा ये सेक ए प्लस टेन ए। इसके बाद आपको क्या करना होगा, सेक ए माइनस टेन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए। आइडेंटिटी बन रही है, क्या बन रही है, आइडेंटिटी। कौन सी वाली आइडेंटिटी बन रही है, तो आइडेंटिटी बन रही है ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी, और इसका आंसर आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका आंसर क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको आंसर राइटिंग करने जाता हूँ तो आंसर आता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। और अगर मैं सेक स्क्वायर ए को भी एक्सपेंड करूँ सेकेंड आइडेंटिटी से तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1, और यही कौन है, RHS। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 30 का जो बी पार्ट है वो भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसमें भी आपको कोई डिफ़िकल्टी या प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 31। आपका जो क्वेश्चन नंबर 31 दे रखा है वो कुछ इस तरीके से है, ए बैग कंटेन्स 6 रेड बॉल्स। इस बैग के अंदर रेड बॉल्स की जो काउंटिंग है वो आपके लिए कितनी गिवन है, तो इसकी आंसर राइटिंग करते हैं और इस पेन को चेंज करते हैं। तो आपको क्वेश्चन में बोला गया है रेड बॉल्स की जो काउंटिंग है ये कितनी दे रखी है आपको, रेड बॉल्स इज इक्वल टू 6। नंबर ऑफ रेड बॉल्स भी आप लिख सकते हो, तो नंबर ऑफ रेड बॉल वर्ड ही ज़्यादा सही रहेगा, तो इसको नंबर ऑफ रेड बॉल्स ही लिखते हैं, नंबर ऑफ रेड बॉल्स। रेड बॉल्स की काउंटिंग क्वेश्चन में कितनी गिवन है आपको, 6। आगे उन्होंने बोला है नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। ब्लैक बॉल्स की जो काउंटिंग होगी वो आपके लिए कितनी हो जाएगी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 4 हो जाएगी। और वाइट बॉल्स की काउंटिंग के बारे में कुछ कमेंट नहीं किया है उन्होंने, सम वर्ड यूज किया है। क्या यूज किया है, सम। तो आप वाइट बॉल्स की जो काउंटिंग होगी इसे आप लिखेंगे x। नंबर ऑफ वाइट बॉल्स इज इक्वल टू
एक्स। इसके बाद आपको हमेशा क्या फाइंड करना होता है, टोटल। क्या फाइंड करना होता है, टोटल बॉल्स। तो आप भी टोटल बॉल्स फाइंड करेंगे, 6 + 4 + x। अब आप इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 + x। आंसर आपका क्या आ जाएगा, 10 + x। अब इसके आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आप इसके लिए तैयार हो जाइए। इसके पार्ट 1 में आपको बोला गया है, फाइंड द नंबर ऑफ वाइट बॉल्स इन द बैग इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग वाइट बॉल इज 1/3। वाइट बॉल के आने की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट बॉल, ये आपको उन्होंने बोला है, ये 1/3 है। अब अगर आप फॉर्मूला यूज करें तो फॉर्मूला क्या बोलता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल बॉल कौन है इस क्वेश्चन में, वाइट, उनकी काउंटिंग कितनी है, एक्स। डिनोमिनेटर में आएगा टोटल बॉल्स, और टोटल बॉल्स कितनी है, 10 + x = 1/3। इसे सॉल्व करके आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ये कुछ इस तरीके से होगा, 3 × x = 10 + x। इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 से। आपका आंसर आएगा 3x = 10 + x। अब आप जो x है उसका साइड चेंज करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3x - x = 10। 3x से x माइनस करोगे आप तो आपका आंसर आएगा 2x = 10। और यहाँ से x का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 5। x का आंसर क्या आ जाएगा, 5। यानी फर्स्ट वाले केस में जो वाइट बॉल्स की काउंटिंग है वो कितनी आ जाएगी, 5। नंबर ऑफ वाइट बॉल्स इन केस नंबर 1 = 5। इनकी काउंटिंग क्या आ जाएगी, 5। ऐसे ही अब हम इसके सेकंड पार्ट को कंसीडर करते हैं और सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में बोला है, हाउ मैनी रेड बॉल्स शुड बी रिमूव्ड। अब आपको रेड बॉल्स को रिमूव करना है फ्रॉम द बैग फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग वाइट बॉल इज 1/2। अब आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है कि अगर आप रेड बॉल्स को इसमें से रिमूव करो तो कितनी रेड बॉल्स को आप इसमें से रिमूव करोगे जिससे वाइट बॉल्स के आने की जो काउंटिंग है वो 1/2 हो जाए। वाइट बॉल्स के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाए, 1/2। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमने कितनी रेड बॉल्स को रिमूव किया है, y। लेट द नंबर ऑफ रेड बॉल्स टू बी रिमूव्ड, रेड बॉल्स टू बी रिमूव्ड = y। अब देखो इसके अलावा इस क्वेश्चन में किस तरीके की बॉलें थी, तो आप देखेंगे इसमें ब्लैक बॉल्स हैं, उनकी काउंटिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा, है ना। तो एक पहला पॉइंट तो ये कि आपने रेड बॉल्स निकाली कितनी है इसमें से, y। तो अब प्रेजेंटली जो रेड बॉल्स होंगी उनकी काउंटिंग क्या बचेगी, तो नाउ नंबर ऑफ रेड बॉल्स present in bag बैग के अंदर जो रेड बॉल्स होंगी उनकी जो काउंटिंग होगी वो क्या होगी, तो आप उसको लिख सकते हैं, बैग के अंदर जो रेड बॉल होंगी उनकी काउंटिंग बचेगी 6 - y। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स भी लिखेंगे आप, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स की काउंटिंग पर इस पूरे क्वेश्चन में कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, तो ये 4 ही रहेगा। इसी तरीके से आप देखो वाइट बॉल्स की जो काउंटिंग आपने निकाली उसके ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। आपने इसके प्रीवियस पार्ट में वाइट बॉल्स की काउंटिंग को फाइंड कर लिया था, तो नंबर ऑफ वाइट बॉल्स, जो वाइट बॉल्स की काउंटिंग है वो आपके लिए कितनी है, वो आपके लिए 5 है। अब आप लिखेंगे टोटल, अब आप क्या लिखेंगे, टोटल। तो जब आप टोटल बॉल्स लिखेंगे तो आप लिखेंगे 6 - y + 4 + 5। अब आप ऐड करेंगे 6 + 4 10, 10 + 5 15, और टोटल बॉल्स आ जाएंगी 15 - y। और इस बार उन्होंने बोला है कि वाइट बॉल के आने की जो न्यू काउंट प्रोबेबिलिटी है दैट इज 1/2। अब फिर से आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे पहले की तरह, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, उसी फॉर्मूले से। और फेवरेबल आउटकम अब की बार का आपके पास कितने हैं, 5। वाइट बॉल्स की जो काउंटिंग है 5 है।
टोटल बॉल्स आपके पास कितनी है 15 माइनस वाई, और आपका आंसर क्या आ रहा है 1/2। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, 2 5 जा 10 हो जाएगा, 10 इज इक्वल टू 15 माइनस वाई। इसके बाद आप इस 15 को साइड चेंज करवाएंगे तो 10 से 15 माइनस होगा इज इक्वल टू माइनस वाई, और वाई का जो आंसर आएगा ये इस तरीके से आएगा -5 इज इक्वल टू माइनस वाई। और अब आप वाई से जो वाई के आगे वाली जो माइनस हैं उससे 5 के आगे वाली माइनस को आप क्या करेंगे सिंप्लीफाई। फिर इससे हमारा जो आंसर है, जो आपने बॉल रिमूव करी उनकी काउंटिंग कितनी आ गई 5। इससे जो बॉल आपने रिमूव करी उनकी काउंटिंग क्या आ जाएगी y इज इक्वल टू 5। तो आप फाइनली आंसर लिखेंगे, सो नंबर ऑफ रेड बॉल्स टू बी रिमूव्ड इज इक्वल टू, जो बॉल्स आप रिमूव करेंगे उनकी जो काउंटिंग आएगी वो कितनी आ जाएगी 5। इस तरीके से आप इस कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ना। इस तरीके के क्वेश्चन आपको 14.2 एक्सरसाइज के लास्ट वाले 2 क्वेश्चंस में दे रखे हैं, और इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी क्वेश्चन नंबर 31 तक। इस वीडियो में यहीं तक। इसके बाद वाले क्वेश्चंस के लिए हमने एक नया वीडियो बनाते हैं। अगर आपको इसके बाद वाले क्वेश्चंस भी देखने हैं तो आप उस नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखना। थैंक यू।